नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि सर्किट ब्रेकर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और उससे रिलेटेड जो आपका अगला लेक्चर आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके सारे एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। और ये मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे पूरा सिलेबस दोहराए होंगे, जितना भी मैं सर्किट ब्रेकर पढ़ाया हूं, अगर उनको दोहराए होंगे तो वास्तव में उनको इसी क्लास में साथ ही साथ समझ में आएगा। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे या नहीं दोहरा पाए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके आपको बताऊँ, जिससे कि जो पढ़ें या नहीं पढ़ें उनके दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, देखिए लिखा है ए सर्किट ब्रेकर इज़ ए। इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है करंट लिमिटिंग डिवाइस, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। इसमें पूछा है कि हमारा सर्किट ब्रेकर कैसा डिवाइस है, मेरा सर्किट ब्रेकर कैसा डिवाइस है। पहला कह रहा है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, दूसरा कह रहा है करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, तीसरा बोल रहा है करंट लिमिटिंग डिवाइस, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो सर्किट ब्रेकर आपका कैसा डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर का कैसा डिवाइस का यहाँ पर मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर मेरा किस काम के लिए यूज होता है। तो आप जानते हो कि सर्किट ब्रेकर आपका मेक और ब्रेक करने के लिए यूज होता है। नॉर्मली जब हमको कोई सर्किट को क्लोज करना होता है तो हम क्लोज कर लेते हैं, और फॉल्ट की कंडीशन में वो सर्किट को इंटरप्ट करता है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी सही है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। ऑप्शन ए क्या था, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। सर्किट ब्रेकर से हम करंट को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप जानते हो, इससे करंट को इंटरप्ट करते हैं, ये मेरा सही है। करंट लिमिटिंग डिवाइस, ना तो मैं कंट्रोल कर पाता हूँ सर्किट ब्रेकर से, ना तो मैं करंट को लिमिट कर पाता हूँ। और नॉन ऑफ द एबव को तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन मेरा सही है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब मैं साइड में अगला क्वेश्चन लिखता हूँ और तब तक आप लोग इसको लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इन ए सर्किट ब्रेकर, इन ए सर्किट ब्रेकर द बेसिक प्रॉब्लम्स, द बेसिक प्रॉब्लम्स टू बी, द बेसिक प्रॉब्लम्स टू बी। पहला ऑप्शन इसमें दिया है ट्रांसमिट लार्ज पावर, ट्रांसमिट लार्ज पावर, ट्रांसमिट लार्ज पावर। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक्सटिंग्विश द आर्क। सी ऑप्शन है मेंटेन द आर्क, मेंटेन द आर्क। और मेरा डी ऑप्शन है इमिट द आयोनाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर में बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला दिया है ट्रांसमिट द लार्ज पावर। ये कोई सर्किट ब्रेकर की समस्या नहीं है, हम जितना हम पावर ट्रांसमिट करते हैं उसी के अनुसार हमारी वोल्टेज रेटिंग होती है, और उस वोल्टेज रेटिंग के अनुसार हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाते हैं उसी क्षमता का। दूसरा है एक्सटिंग्विश द आर्क। हाँ, ये एक समस्या सर्किट ब्रेकर में हो सकती है कि आर्क को हम कैसे ब्रेक करें। अगला है मेंटेन द आर्क। क्या हम चाहेंगे कि सर्किट ब्रेकर में आर्क मेंटेन रहे? ऐसा तो है नहीं।
सर्किट ब्रेकर में आर्क अपने से मेंटेन होता है ना, आर्क अपने से बनता है। जब सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट ओपन होते हैं तो वो आर्क अपने से बनता है। सर्किट ब्रेकर के जब कांटेक्ट ओपन होते हैं तो इस कांटेक्ट के बीच आर्क अपने से यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो जो आर्क बनता है उस आर्क को मेंटेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, इसीलिए तो हमारा सर्किट ब्रेकर आया था ना। आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर जो आया कि आर्क को क्वेंच करने की सर्किट ब्रेकर में ही प्रॉपर्टी होती है। और अगला है इमिट द आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन। सर्किट ब्रेकर आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए नहीं बना होता है। आप लोग ये समझ रहे होंगे ना। तो हमारी कोई पावर ट्रांसमिट करने की समस्या है ना, तो हम चाहते हैं कि आर्क बनाएं, ना तो मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो। मैं क्या चाहता हूं, आर्क को वो बुझाए, एक्सटिंग्विश द आर्क। और यही सर्किट ब्रेकर की समस्या है कि आर्क इसको बुझाने के लिए कई अलग अलग विधियां यूज की जाती हैं। चाहे तो उसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं हाई रेजिस्टेंस मेथड, लो रेजिस्टेंस मेथड, और तमाम टाइप के जो सर्किट ब्रेकर का हम देखे हैं, सर्किट ब्रेकर जो बने हैं वो आर्क एक्सटिंग्विश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मेरी समस्या है आर्क एक्सटेंशन की समस्या है सर्किट ब्रेकर के लिए, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अगर आपको जितना पढ़ाया गया है आप अगर वो पढ़े होंगे तो मैं खुद ये समझ रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप नहीं पढ़ेंगे होंगे तो आपको मुश्किल आ सकती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इन ए सर्किट ब्रेकर the arc is produced due to पहला है मेरा, पहला ऑप्शन है थर्मल इमिशन, दूसरा है हाई टेम्परेचर ऑफ एयर है ये, हाई टेम्परेचर ऑफ एयर। थर्ड है फील्ड इमिशन। ये कंडीशंस दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये हमारा यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ऑप्शन इसमें दिया गया है 1, 2 एंड 3। दूसरा ऑप्शन है 2 एंड 3 ओनली। सी ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली। डी ऑप्शन है हमारा 1 एंड 3 ओनली। अब यहाँ हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्किट ब्रेकर में जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू, किसके कारण आर्क प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको बताया गया था कि सर्किट ब्रेकर में, देखिए ये क्वेश्चन है और बिना ऑप्शन पढ़े आप समझ सकते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में आपको ये बताया गया है कि मोस्टली जो आर्क डेवलप होता है उसके दो रीज़न होते हैं। एक आपका बताया गया था थर्मल इमिशन, दूसरा आपका बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। थर्मल इमिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन के कारण मोस्टली आर्क हमारा डेवलप होता है। तो
तो यहाँ पर देखिए 1 में क्या दिया है, थर्मल इमिशन दिया है, दूसरा क्या दिया, हाई टेम्परेचर ऑफ एयर, तीसरा क्या दिया है, फील्ड इमिशन। देखिए सर्किट ब्रेकर कहाँ मेरा ओपन होता है, सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट है, ये मान लीजिए फिक्स कांटेक्ट है और ये मेरा मूविंग कांटेक्ट है, और ये अंदर पैक्ड होता है, किसी बॉक्स के अंदर होता है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात छोड़ दें तो, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर की हम बात छोड़ दें तो वो तो नॉर्मली एयर में ही होता है, और बाकी जितने हमारे सर्किट ब्रेकर हों, चाहे आयल सर्किट ब्रेकर हो या SF6 सर्किट ब्रेकर हो या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो, इसमें कुछ अलग अरेंजमेंट होता है। तो इन सारे सर्किट ब्रेकर्स में, और चाहे तो मेरा एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो, इन सारे सर्किट ब्रेकर में मेरे एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ये वाला ये जो हाई टेम्परेचर ऑफ एयर है ये नहीं होगा, ये और ये ऑप्शन सही होगा, थर्मल इमिशन, फील्ड इमिशन। अब इसमें हम देखते हैं 1 और 3 वाला कौन सा है, 1 और 3 कौन सा है। इसमें देखिए 1 2 3 है, इसमें 2 और 3 है, इसमें 1 2 है और इसमें 1 और 3 है। मेरा ऑप्शन डी सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब हम इसको हटाते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हम डिटेल में समझाने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको ये लग रहा है कि आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। इसमें आपका समय हम ख़राब करें बहुत ज़्यादा टाइम लेकर, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमको ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन इस टाइम पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको हम खुद सेलेक्ट किए हैं काफ़ी मेहनत करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग should have low value for the contacts and their material. For the contacts and their material. इसके हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन मेरा है थर्मल कैपेसिटी, ऑप्शन बी है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है थर्मल कंडक्टिविटी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, ये मेरे ऑप्शन हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसमें जो मेरा सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट होता है उसमें कौन सा वैल्यू लो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लो वैल्यू फॉर द कांटेक्ट एंड देयर मटेरियल। कांटेक्ट जो सर्किट ब्रेकर में हम लोग फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट यूज करते हैं, उसके और उसके मटेरियल के लिए
इसमें कौन सा ऑप्शन लो वैल्यू का होना चाहिए, लो वैल्यू के लिए पूछा गया। तो अगर ऑप्शन ए की बात हम करें तो ऑप्शन ए में क्या कहा है, थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। अब आप ये बताइए थर्मल कैपेसिटी लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए। कोई मेरा सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट है, फिक्स कांटेक्ट और एक मूविंग कांटेक्ट हो जाएगा, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट। मैं क्या चाहूँगा, मैं सर्किट ब्रेकर देखिए जब भी अगर सर्किट ओपन करेगा तो इसके बीच यहाँ पर आर्क बनेगी, यहाँ पर आर्क बनेगी, और मैं ये चाहूँगा कि इसकी थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, थर्मल कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई जब फॉल्ट करंट आती है, जब फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में बहुत हैवी करंट फ्लो होती है, लगभग ये करंट किलो एम्पियर में फ्लो होता है। अगर थर्मल कैपेसिटी अधिक नहीं होगी तो होगा क्या कि मेरा जो कांटेक्ट मटेरियल है वो मेल्ट होके ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या चाहूँगा कि थर्मल कैपेसिटी मेरी हाई हो, और आपको क्या ढूंढना है, लो वैल्यू की क्वालिटी ढूंढना है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत होगा। दूसरा है कांटेक्ट रेजिस्टेंस की बात है। कांटेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब ये मेरा सर्किट ब्रेकर क्लोज हो, सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा मतलब ये है कि ये मेरा ऐसे फिक्स कांटेक्ट और ये मेरा ऐसे मूविंग कांटेक्ट क्लोज होगा। क्लोज पोजीशन में जो यहाँ पर कांटेक्ट बना, जो यहाँ पर कांटेक्ट बनता है और इसी कांटेक्ट के कारण कुछ न कुछ मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। अब क्लोजिंग कंडीशन में मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा यहाँ पर कि रेजिस्टेंस मेरा जो कांटेक्ट का रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो। कांटेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरा फिक्स कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है, तो ये ऐसे मूव करता है, ये ऐसे ओपन होता है, क्लोज होता है तो ऐसे जाता है। देखिए ये हाथ मेरा फिक्स है और ये मूविंग है, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ। जब ये क्लोज है तो क्लोज की कंडीशन में इन दोनों कांटेक्ट के बीच का रेजिस्टेंस मेरा कैसा होना चाहिए, ये चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब आप इमेजिन करिए कि अगर ये कांटेक्ट रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा और लो होगा तो क्या होगा। अगर ये कांटेक्ट रेजिस्टेंस हाई होगा तो होगा क्या, इस कांटेक्ट से कुछ ना कुछ तो करंट तो फ्लो होगी ना, कुछ ना कुछ, क्या वही करंट जो मेरी रेटेड करंट फ्लो होगी। नॉर्मल कंडीशन में जो रेटेड करंट फ्लो होगी वो करंट फ्लो होगी और उसके कारण I²R लॉस यहाँ पर बनेगा, I²R लॉस यहाँ पर बनेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ये जो I²R लॉस है ये कम बनेगा, और हम यहाँ चाहते भी यही हैं कि कम से कम लॉस हो, क्योंकि यहाँ पर लॉस करा के मेरा फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, और अनावश्यक एनर्जी का लॉस ही हो रहा है। अगर एनर्जी I²R लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मैं पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसमें तो लॉसेस ही तो बढ़ रहे हैं, तो मैं उन लॉसेस को मिनिमाइज़ करना चाहूँगा। उसके लिए मैं कांटेक्ट रेजिस्टेंस को कम रखना चाहूँगा। कांटेक्ट रेजिस्टेंस अगर कम होगा तभी तो I²R लॉस मेरा कम होगा। तो इस तरीके से ये कांटेक्ट रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। और आगे भी हम चेक कर लेते हैं, आगे मेरा एक ऑप्शन और बचा है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फ़ायदा ये होता है, अगर मेरा जो कांटेक्ट है अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है तो होता क्या है, वो कांटेक्ट जल्दी से ठंडा होता है, ओपन होने के बाद जल्दी से ठंडा होता है। तो इससे थोड़ा सा आर को एक्सटिंग्विश करने में, आर को क्वेंच करने में मुझे सहायता मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो थर्मल कंडक्टिविटी हो वो हाई हो, तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन हो जाएगा
हाँ, लिखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन। इन सर्किट ब्रेकर द contact space is ionized. The contact space is ionized by, पहला ऑप्शन है फील्ड एमिशन, from the contact surface, दूसरा ऑप्शन है थर्मल इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, थर्मल emission from the contact surface, और मेरा सी ऑप्शन इसमें दिया गया है थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस। और अगला है एनी ऑफ द एबव, इसमें क्वेश्चन दिया है इन सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट स्पेस इज़ आयनाइज्ड बाई। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्टैक्ट के बीच का जो स्पेस है वो कैसे आयनाइज होता है। देखिए बड़ा आराम हम लोग चल रहे हैं और आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए, आप केयरफुली सुनेंगे, इसीलिए मैं बहुत आराम से सारे क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट के बीच का जो स्पेस है, ये मेरा CB का कॉन्टैक्ट है, इसके बीच का जो स्पेस है ये मेरा ये वाला स्पेस, इसके बीच का जो स्पेस है कैसे आयनाइज्ड होता है। पहला बताया गया फील्ड इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, एकदम सही है। यहाँ पर जो हम लोग सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते थे, ऐसे सप्लाई वोल्टेज ऐसे हम लोग कनेक्ट करते थे ना, ये आगे कहीं फॉल्ट आता था ऐसे बताया जाता था। यहाँ पर इंडक्टर की कुछ न कुछ वैल्यू होती थी और यहाँ पर कैपेसिटेंस होता था। तो यहाँ की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो फील्ड है ये फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, यही जो फील्ड स्पेस है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फील्ड इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये जो फील्ड है कैसे आयनाइज होगा, फील्ड इमिशन के कारण होगा, बिल्कुल होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया जा चुका। दूसरा थर्मल इमिशन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, बिल्कुल सही बात है, थर्मल इमिशन के कारण भी कॉन्टैक्ट के बीच का जो सरफेस है वो आयनाइज होगा। तीसरा ऑप्शन है थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस। थर्मल इमिशन कहें या थर्मल आयोनाइजेशन कहें, बात तो वही है, थर्मल आयोनाइजेशन ऑफ गैस। अगर यहाँ पर गैस होगा तो वो आयनाइज होगा, ये भी ऑप्शन सही है। अगला है एनी ऑफ द एबव। तो एनी ऑफ द एबव का मतलब ये हुआ इनमें से किसी भी कारण हो सकता है। तो ये तीनों जो हमारे ABC तीनों ऑप्शन हैं, इन तीनों के कारण आयनाइजेशन हो सकता है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको मैं हटाता हूँ। अगर आप पढ़े हों, अगर आपको याद हो, मैं आपसे बोला भी था कि आप लोग दोहरा के ज़रूर आइएगा। अगर आपने दोहराया होगा तो इसमें ये सब क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इनको ध्यान नहीं देते हैं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
कई बार होता क्या है, क्वेश्चन तो हम बहुत अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग के कारण बहुत सारा नुकसान हमको उठाना पड़ता है। तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान, हमको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग से बचा जाए, और उसको बचने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करें। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रेजिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ an electric arc can be increased by, पहला ऑप्शन है इसमें increasing the concentration of ionized, increasing the concentration of ionized particle, पहला ऑप्शन था ये। दूसरा ऑप्शन है इसमें reducing the arc length, तीसरा है splitting the arc, चौथा है increasing the cross section area, इसमें क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आर्क रेजिस्टेंस को, इसमें इलेक्ट्रिक आर्क रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन मेरा ये पूछ रहा है, ये देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क कैन बी इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक आर्क का रेजिस्टेंस कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आपको अगर याद हो, इलेक्ट्रिक आर्क का हमने फार्मूला लिखा था, आर्क रेजिस्टेंस बराबर हम लोगों ने लिखा था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ आर्क इनटू एरिया ऑफ आर्क, यही होता है ना। अब आप यहाँ से समझिएगा, अगर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल, अगर कांटेक्ट के बीच, ये मेरा कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट के बीच यहाँ पर आयनाइज्ड पार्टिकल हैं, अगर मैं इन आयनाइज्ड पार्टिकल को बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ से आप देखिए, अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। कंडक्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टेंस घटा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा, रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ लेंथ, इसमें कहा गया अगर रिड्यूसिंग द आर्क लेंथ का, एरिया नहीं है, आर्क लेंथ, इसमें ये कहा गया है अगर आर्क की लंबाई घटाएंगे तो, यहाँ से देखिए, अगर मैं आर्क की लंबाई घटाऊंगा तो ये देखिए आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल, अगर एल घटेगा, आर्क लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी आपका घटेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। हम क्या चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आर्क रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। अगला है स्प्लिटिंग द आर्क, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई रेजिस्टेंस मेथड में एक मेथड था स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। स्प्लिटिंग ऑफ आर्क में हम लोग क्या करते हैं,
सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट, जैसे ये मेरा सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट होता है, ये सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट था ना, सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, फाइबर का इंसुलेटर लगा देते हैं, कई फाइबर का इंसुलेटर लगा देते हैं। तो देखिए आप ये वाला पार्ट अभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट, यहाँ वाला पार्ट मेरा, ये वाले पार्ट में मेरा आयनाइज पार्टिकल है, यहाँ वाले में मेरा आयनाइज पार्टिकल है, यहाँ आयनाइज पार्टिकल है, ये आयनाइज पार्टिकल है। तो यहाँ पर मेरी जो आर्क करंट फ्लो हो, देखिए ये आयनाइज पार्टिकल हो गया 20-20 में, और ये मेरा क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। किस चीज़ का इंसुलेटर, फाइबर इंसुलेटर। अब ये आयनाइज पार्टिकल के बीच में अगर मैं फाइबर इंसुलेटर लगा दूंगा तो जाहिर सी बात है कि आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन में जो मेरी आर्क फ्लो होगी वो कुछ ऐसे फ्लो होगी, कुछ ऐसे फ्लो होगी, कुछ ऐसे। जहाँ जहाँ पर फाइबर इंसुलेटर नहीं है वहाँ वहाँ पर आर्क दिखेगी, जहाँ पर फाइबर इंसुलेटर है वहाँ पर भी इंटरनली करंट फ्लो होगी, बट वहाँ पर आर्क नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब ये होगा, ऐसा कुछ दिखेगा कि आर्क मेरी बीच बीच में ब्रेक होके सीरीज में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा आर्क स्प्लिटिंग के कारण आप यहाँ पर देख रहे हो आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, ये वाला ऑप्शन सही होगा। एक ऑप्शन मेरा और बचता है, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस का मान आपका घटेगा। तो यहाँ से ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इससे आप आर्क रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क करके आर्क रेजिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं। अब इसको हटाते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आराम से आपको बताया जा रहा है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और द rate of rise of striking voltage, the rate of rise of striking voltage, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ट्रिपल RV, the rate of rise of striking voltage depends upon क्वेश्चन इतना लिख गया, इससे आपको रिकॉल होना चाहिए कि रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज किस किस पर डिपेंड करता है। पहला है ऑप्शन इसमें दिया है रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ओनली। अगला ऑप्शन दिया है इंडक्टेंस ऑफ सिस्टम ओनली, अगला ऑप्शन दिया है सी कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ओनली। अगला ऑप्शन है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये कह रहा है कि रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा किस किस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज,
तो ये चीज़ हमको पता लगाने के लिए देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले मैं रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला लिखता हूँ। रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज का फार्मूला होता है, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज इक्वल टू होता है Vm ओमेगा n साइन ओमेगा n t, यही होता है ना रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज। Vm ओमेगा n बराबर होता है 1/√LC साइन t/√LC। ये हुआ। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखाया था, हमने ये लिखाया था रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज में एक तो वो इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है, दूसरा वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। अगर L और C पर डिपेंड करेगा तो जाहिर सी बात है cos फाई पर भी डिपेंड करेगा, और Vm आपका दिया ही है तो Vm के कारण वो सप्लाई वोल्टेज में भी डिपेंड करेगा, और आपका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दिया है कि रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा डिपेंड करता है केवल रेजिस्टेंस पर, पहला ऑप्शन दिया, दूसरा केवल इंडक्टेंस पर, तीसरा ऑप्शन दिया है केवल कैपेसिटेंस पर, चौथा ऑप्शन दिया इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर। ना तो देखिए केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ना तो केवल इंडक्टेंस पर, ना तो केवल कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये वाला मेरा ऑप्शन ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही इन द सेंस क्या, देखिए इंडक्टेंस पर भी तो डिपेंड कर रहा है, इस वाले ऑप्शन में लिखा है कैपेसिटेंस पर, लेकिन ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों दिया गया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इंडक्टेंस पर भी डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पर। ये ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये वाला तो ऑप्शन हमारा मिल रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया था, अगर आप लोगों दोहराए होंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अगर नहीं दोहराए होंगे तो फार्मूला ही नहीं याद होगा। बाकी मैं तो यही समझ के चल रहा हूँ कि आपको फार्मूला या सारी चीज़ें पता हैं, जितना आपको पढ़ा गया है, पढ़ा दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है ए फॉल्ट इज़ मोर सीवर। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए फॉल्ट इज़ मोर सीवर, ए फॉल्ट इज़ मोर सीवर from the viewpoint of RRV if पहला ऑप्शन है इसमें, कहाँ गया, शॉर्ट लाइन फॉल्ट, शॉर्ट लाइन फॉल्ट। दूसरा ऑप्शन है मीडियम लाइन फॉल्ट, मीडियम लाइन फॉल्ट, और सी ऑप्शन है लॉन्ग लाइन फॉल्ट, लॉन्ग लाइन फॉल्ट। और डी ऑप्शन इसमें सही है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा है नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। देखिए इसमें ये कहा गया है कि कौन सी फॉल्ट की कंडीशन में, कौन से फॉल्ट की कंडीशन में रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज
ज़्यादा खतरनाक होगा। कौन से फॉल्ट की कंडीशन में, इसको भी हम हटा देते हैं, समझ यहाँ पर समझाया जाएगा। कौन से फॉल्ट की कंडीशन में रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक होगा। ज़्यादा खतरनाक का मतलब ये नहीं है कि वो गोली मार देगा, ज़्यादा खतरनाक का मतलब ये है कि वो कैसा उसमें वोल्टेज डेवलप होगा, कितनी तेज़ी से वोल्टेज बिल्डअप होगा, ये चीज़ बताया गया है। देखिए सबसे पहले रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का हम लोग जिक्र करते हैं, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है, और उसके बाद आगे हम समझते हैं। ठीक है, आपको अगर आपको याद हो तो ये कुछ मेरा ऐसे फॉल्ट करंट फ्लो हुआ करता था। ये ऐसे कुछ मेरा फॉल्ट करंट फ्लो हुआ करता था, है ना। ये तो इस फॉल्ट में हम लोग क्या समझा करते थे कि यहाँ पर ये फॉल्ट करंट फ्लो, यहाँ पर ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर रिसीव करता था, लेकिन सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट इस पॉइंट पर ओपन करता था। अगर जब इस पॉइंट पर ओपन करता था तो उसके बाद आर्क बन जाती थी। आर्क बनने के कारण ये कुछ ऐसे आर्क करंट फ्लो हुआ करती थी। तो ये था करंट का। अगर हम वोल्टेज का ग्राफ एक बना दें इसी तरीके से मैं एक वोल्टेज का ग्राफ बना दूं तो क्या होगा कुछ नहीं, ऐसा यहाँ से यहाँ तक ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, फॉल्ट करंट है, फॉल्ट करंट। ये कौन सी करंट है, आर्क करंट। तो इस आर्क करंट की कंडीशन में जो मेरा वोल्टेज बनेगा वो क्या कहलाएगा, आर्क वोल्टेज। ये जो वोल्टेज बन रहा है ये क्या है, आर्क वोल्टेज, है ना। क्या है, आर्क वोल्टेज। इससे पहले आर्क वोल्टेज क्यों नहीं बना, क्योंकि इससे पहले यहाँ तक मेरा कांटेक्ट क्लोज था। यहाँ जब ओपन हुआ तो आर्क करंट फ्लो हुई तो आर्क वोल्टेज बना। अब यहाँ पर जैसे ही मेरा आर्क क्वेंच होता है, उस कंडीशन देखिए हुआ क्या, ये मेरा कोई सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट था। ठीक है, ये मेरा कोई सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट था, और ये ऐसा, ये फिक्स कांटेक्ट है, ये मूविंग कांटेक्ट है। इसके बीच यहाँ पर आर्क बनती है, बात समझिएगा। यहाँ पर ये कांटेक्ट के बीच क्या बन रहा है, आर्क। और ये किससे जुड़ा है, कोई सर्किट से जुड़ा हुआ है, ये मेरा सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट से जोड़ने के लिए मैं कुछ ऐसे बता देता हूँ। यहाँ पर इंडक्टर लगा है सर्किट का, और ये सप्लाई वोल्टेज है, और ये कैपेसिटेंस है सर्किट का। ये कुछ ऐसे आगे आके शॉर्ट सर्किट हुआ था। ये मेरा सर्किट ब्रेकर है, इसमें आर्क बनता सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर को मिला था, लेकिन यहाँ सर्किट अपना कांटेक्ट ओपन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, ये आप जानते हो, थ्योरी में बताया गया था। यहाँ पर जब ओपन किया तो आर करंट फ्लो हुई, आर करंट के कारण आर का वोल्टेज बना। तो ये वाली जो करंट फ्लो हो रही है, ये मेरा क्या कहलाएगा, आर करंट। और इस कंडीशन में जो वोल्टेज बन रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, आर्क वोल्टेज। जब ये आर करंट यहाँ पर यहाँ तक में आके आर करंट ब्रेक हो जाती, मीन्स सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट ओपन हो जाते हैं। जब सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट फाइनली ओपन हो गया तो उस टाइम क्या हो गया, आर्क मेरा बुझ जाएगा। अब इस टाइम कौन सा मेरा वोल्टेज अप्लाई होगा, अब इस कंडीशन में जो मेरा सिस्टम का वोल्टेज होगा, सिस्टम का वोल्टेज V, देखिए वही मेरे सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस अप्लाई हो गया। और ये चीज़ इतना समझ गए। और दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमने ये भी बताया था कि जो फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट हमारा प्योरली इंडक्टिव की तरह बिहेव करने लगता है। क्यों बिहेव करने लगता है,
क्योंकि शॉर्ट सर्किट के कारण जो सर्किट का रेजिस्टेंस रहता है वो तो शॉर्ट हो जाता है, लगभग जीरो मान लेते हैं। तो सिस्टम में केवल इंडक्टर को ही हम कंसीडर करते हैं और उस इंडक्टर के कारण हम ये कह सकते हैं कि सर्किट मेरा प्योरली इंडक्टिव की तरह बिहेव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मेरी जहाँ पर मेरी करंट जीरो होगी, अगर प्योर इंडक्टिव की हम बात करते हैं तो इसमें हम ये भी जानते हैं प्योर इंडक्टिव की कंडीशन में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अगर ये वोल्टेज है तो जो मेरा करंट होगा वो करीब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 90 डिग्री लैग करेगा। बात समझ पा रहे होंगे। मतलब कि अगर ये मेरा क्या है, करंट है, अगर यहाँ पर समझा जाए तो यहाँ पर ये हम समझ सकते हैं कि जब मेरी करंट जीरो है, यहाँ पर आप देखिए करंट आपकी क्या है, जीरो है, तो इस कंडीशन में आपका वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर करंट जीरो हुई होगी तो इस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरा, ये जब मेरी करंट देखिए होता ये है कि ये करंट आर करंट यहाँ आने के बाद ब्रेक हो गई तो आगे करंट नहीं फ्लो होगी, लेकिन ऐसे हम प्रॉस्पेक्टिव करंट मान लेते हैं, आभासी करंट आगे अगर फ्लो हुई होगी तो उसके बाद अगर करंट, हाँ अब हम करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बना रहे हैं ना, और इंडक्टिव करंट है उसका हम बना रहे हैं। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जब करंट मेरी जीरो होगी, तो वोल्टेज मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जब करंट मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अभी क्या देख रहे हो, अभी ये करंट यहाँ मैक्सिमम है, इस कंडीशन में वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये लगभग कुछ इस तरीके का वोल्टेज बनता है। ये कौन सा वोल्टेज है, ये सिस्टम वाला वोल्टेज है, यही कहलाता है रिकवरी वोल्टेज, हाँ। लेकिन आप जानते हो कि ये इतना रिकवरी वोल्टेज आपको समझ में आया होगा। और ये वाला जो रिकवरी वोल्टेज का डिफिनीसन ये है कि फाइनली आर्क एक्सटिंग्विश होने के पश्चात सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस अप्लाई होने वाला पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज ही मेरा क्या कहलाता है, रिकवरी वोल्टेज। तो ये हमारा क्या हो गया, रिकवरी वोल्टेज। ये जो अप्लाई है रिकवरी वोल्टेज में दो टर्म का जिक्र होता, एक रिकवरी वोल्टेज, दूसरा होता एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। तो रिकवरी वोल्टेज और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि करंट जीरो के दौरान जो मेरा वोल्टेज अप्लाई होता वो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कहलाता है। करंट हमारी जीरो कहाँ पर हुई है, इस पॉइंट पर करंट जीरो हुई है, और इस पॉइंट जीरो पर हमारा कितना वोल्टेज अप्लाई हुआ, यहाँ से यहाँ ये वाला जो वोल्टेज अप्लाई हुआ ये मेरा कहलाएगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ARV। ये वाला वोल्टेज मेरा क्या कहलाएगा, ARV। और उसके बाद वाला जो मेरा वोल्टेज रहेगा वो कहलाएगा रिकवरी वोल्टेज। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सर्किट में कैपेसिटेंस भी तो होता है। इस कैपेसिटेंस के कारण आपको अगर याद हो तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज डेवलप हुआ करता था। री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कुछ ऐसा डेवलप हुआ करता था, यहाँ पर ये कुछ ऐसा डेवलप हुआ करता था, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा करके डेवलप। ये क्या है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज था ना। रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू थी VC ऑफ t इक्वल टू VM 1 - cos t/√LC। ये था रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का इक्वेशन। तो यहाँ तो अभी आपको क्या बताया गया, देखिए अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया गया कि मेरा आर्क वोल्टेज कौन सा है, आर्क करंट कौन सा है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कौन सा है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है और रिकवरी वोल्टेज। उसके बाद देखिए एक चीज़ और समझिएगा आप लोग। उसके बाद हम अगर आपको याद हो जो ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा आता था, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हम लोग यही तो लिखते थे VC ऑफ t इक्वल टू VM 1 - cos t/√LC।
तो इसमें हम लोग T/√LC मतलब कि कास थीटा की अलग अलग वैल्यू हम लोग रख के हमने रख के ये देखा था कि जो हमारा VC ऑफ T है, VC ऑफ T की वैल्यू जो आई थी वो 0 और 2 Vm के बीच आई थी, 0 और 2 Vm के बीच आई थी, इतना आपको याद होगा। और आपने ये देखा था कि T बराबर π√LC पर, T बराबर π√LC पर मैक्सिमम मान आया था। मैक्सिमम मान मेरा क्या है, Vm आया था। जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, शार्ट में ही बता रहा हूँ। तो T बराबर π√LC में क्या आ गया था, Vm आ गया था, 2 Vm। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वह समय T बराबर π√LC में अपने पहले मैक्सिमम मान को प्राप्त करता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज था वो निगेटिव साइकिल में नहीं जाता था, वो केवल पॉजिटिव साइकिल में ही फ्लो हो रहा था। जो हमारा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज था ये पॉजिटिव साइकिल में ही था, निगेटिव साइकिल में नहीं गया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पॉजिटिव साइकिल में गया था, ये यहाँ से यहाँ तक का जो पहला था मान, ये जो समय है T, ये समय है T बराबर π√LC। π√LC में ये हमारा किस मान को गया था, 2 Vm को गया था, ठीक है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई हमारा जो फॉल्ट है वो रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कब खतरनाक माना जाएगा, किस कंडीशन में खतरनाक माना जाएगा। तो देखिए, अगर स्ट्राइकिंग वोल्टेज, ये बोला रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्राइकिंग वोल्टेज की बढ़ने की दर के अनुसार कब ये मेरा वोल्टेज, कब ये ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अगर मैं जिक्र करूं शॉर्ट लाइन फॉल्ट की, पहला ऑप्शन दिया है शॉर्ट लाइन फॉल्ट, पहला ऑप्शन यही दिया है ना, शॉर्ट लाइन फॉल्ट, ये वाला पहला ऑप्शन शॉर्ट लाइन फॉल्ट दिया है। शॉर्ट लाइन फॉल्ट का मतलब यहाँ से ये हो जाएगा, L की वैल्यू कम होगी और C की वैल्यू कम होगी। L और C की वैल्यू कम, L और C की वैल्यू अगर कम हो गई तो क्या होगा, L और C की वैल्यू अगर कम हो गई तो T बराबर π√LC, T बराबर π√LC से हम क्या देखेंगे, L और C की वैल्यू कम हो रही है तो T की वैल्यू भी कम हो जाएगी ना। और दूसरा वाला ऑप्शन में क्या दिया है, मीडियम लाइन फॉल्ट। अगर मीडियम लाइन फॉल्ट मतलब T2 के लिए देख लें तो π√LC। तो इस मीडियम लाइन फॉल्ट में इस शॉर्ट वाले लाइंस की अपेक्षा में तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अधिक होगा ना। ये क्यों होगा अधिक, क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जितनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होगी उतना ज़्यादा इंडक्टेंस बनेगा, उसी अनुसार कैपेसिटेंस भी बनेगा। तो शॉर्ट लाइन से मीडियम लाइन में, ये देखिए शॉर्ट लाइन के लिए पहला वाला शॉर्ट लाइन की बात किया गया है, दूसरा मीडियम लाइन की बात किया गया है। अगर इसी तरीके से हम लोग लॉन्ग लाइन की मतलब T3 कर दें, लॉन्ग लाइन की कंडीशन में कर दें तो वहाँ L और C का मान और अधिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका T की वैल्यू और बढ़ जाएगी, T की वैल्यू और बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने क्या पाया समझते हैं, यहाँ पर हमने ये पाया कि अगर L की वैल्यू घटा रहे हैं, C की वैल्यू घटा रहे हैं तो T की वैल्यू घट रही। L और C की वैल्यू घटाने का मतलब, यहाँ पर घटाने का मतलब नहीं है L और C की वैल्यू मैं घटा नहीं रहा हूँ, ये लाइन की लंबाई के अनुसार मैं रख रहा हूँ। अगर शॉर्ट लाइन है तो शॉर्ट लाइन के केस में मैं मान रहा हूँ कि L और C की वैल्यू कम होगी। अगर L और C की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, T की वैल्यू कम होगी। दूसरे केस में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें
तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन अगर हो गई तो 60 की अपेक्षा मीडियम वाले लाइन की तो लंबाई अधिक होगी, तो उसी अनुसार इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का भी मान बढ़ जाएगा। अगर उसी अनुसार इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का भी मान बढ़ गया तो आपका टी का मान भी बढ़ जाएगा। अब इसी तरीके से लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से भी लंबी लाइन हो जाएगी, तो इस कंडीशन में एल और सी और अधिक हो जाएगा। एल और सी अगर और अधिक हो गया तो होगा क्या, एल और सी और अधिक हो गया तो T3 की वैल्यू और अधिक हो जाएगी। तो यहाँ से हमको ये मिला कि T1 से बड़ा क्या है T2 और T2 से बड़ा क्या है T3, ये हमको यहाँ से ये मिला। अब देखिए, अगर कोई भी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, आप जानते हो कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान 2 Vm होता है। तो कोई भी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आप मान लीजिए, ये 3 रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बनाइए, एक ये हो गया और दूसरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा ये हो गया, तीसरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा मान लेते हैं कि ये हो गया, ये ठीक है। ये 3 रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज आपको दिखाए गए हैं। तीनों के जो मैक्सिमम मान हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट बहुत ही हम इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक देखिए ये है और दूसरा मेरा ये है और तीसरा मेरा ये है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। देखिए सब ये क्या है, ये मेरा टाइम है, ठीक है, और ये क्या है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है, और ये क्या है, यहाँ पर रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम मान है। मैक्सिमम मान कितना है 2 Vm। अब इसमें देखने वाली बात क्या, इसमें हमको देखने वाली बात ये है कि मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि जो पहली वाली वेव है, जो फर्स्ट वेव है और जो सेकंड वेव है और जो थर्ड वेव है, तीनों में मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में समय का अंतर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरा है T1 और यहाँ से यहाँ तक का मेरा टाइम है T2 और यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरा है T3। और ये सब क्या है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का यहाँ तक का ग्राफ दिखाया गया, सिर्फ यहाँ तक का, ये हटा दिया जाए, यहाँ तक का हटा दिया जाए तो सिर्फ यहाँ तक का, यहाँ तक का ये ग्राफ दिखाया गया है। देखिए ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है। देखिए रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज अगर मान लीजिए मेरा सिस्टम वोल्टेज कुछ भी है, कोई भी सिस्टम वोल्टेज V है, तो उसका मैक्सिमम मान हम Vm निकालते हैं उसमें √2 से गुणा करके, और हम ये कह रहे हैं कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा मैक्सिमम 2 Vm तक जाता है। तो कोई भी सिस्टम वोल्टेज हो, देखिए चाहे 60 लाइन का सिस्टम वोल्टेज हो, मान लीजिए 132 kV की हमने सप्लाई से कनेक्ट किया था, अगर मैं 132 kV की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको ये सॉल्व करा देते हैं, काफ़ी टाइम मैं ले लिया हूं इसको सॉल्व कराने में। बस एक एग्जांपल और ये क्वेश्चन सॉल्व, इस क्वेश्चन को समझने से आपके बहुत सारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम ले लिए हैं, बाकी और कोई बात नहीं। ये मेरा सिस्टम वोल्टेज है, ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इसमें LC जो भी रहेगा कोई मतलब नहीं। ये 60 ये वाली है 60 ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है सिस्टम वोल्टेज है और ये मेरी लाइन है, ये मेरी है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और फिर मेरा है एक और है ट्रांसमिशन लाइन। चाहे तो इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन सब को भी दिखा सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इसको भी दिखा दीजिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इसको भी दिखा दीजिए। ये मेरी क्या है, ये मेरी है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तीनों में सप्लाई वोल्टेज कितना 132 kV है, 132 kV है, तीनों में 132 kV है। अगर इन तीनों केस में आपसे पूछा जाए
कि मैक्सिमम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होगा। मैक्सिमम रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज VCT या मैक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 2Vm। तो 2 की जगह 2 रहेगा, Vm की जगह क्या हो जाएगा, Vm की जगह हो जाएगा √2 इंटू देखिए 132 kV हो गया। तो ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज हो गया, इसमें √3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फेज वोल्टेज। तो इन तीनों की कंडीशन में जो मेरा मैक्सिमम वोल्टेज 2Vm आ रहा है, इन तीनों की कंडीशन में मेरा हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू 132/√3। ये तीनों की कंडीशन में आएगा यही वोल्टेज, इसकी भी कंडीशन में आएगा मैक्सिमम, इसकी भी कंडीशन में आएगा और इसकी भी कंडीशन में आएगा। फ़र्क इतना रहेगा कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मेरा इतने ही टाइम में मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा, और जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है इतना वोल्टेज मेरा इतने टाइम में आ रहा है, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इतना वोल्टेज मेरा इतने टाइम में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन थी, जो मेरी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन थी, उसमें जल्दी आ जा रहा था मैक्सिमम मान, उसमें रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान को जल्दी पहुंच जा रहा था। तो इसलिए जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो ज़्यादा सीवर होगी, वो ज़्यादा खतरनाक होगी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने में ज़्यादा परेशानी होगी, जबकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उसकी तुलना में कम होगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट को इंटरप्ट करने में ज़्यादा परेशानी क्यों होगी? ज़्यादा परेशानी इसलिए होगी क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान को बहुत जल्दी पहुंच जाता है, जबकि मीडियम और लॉन्ग में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेता। तो इससे हमको लाभ ये होता है कि जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बिल्डअप करना चाहते हैं, अगर हम लॉन्ग की ट्रांसमिशन की बात करें तो चाहे लॉन्ग हो चाहे मीडियम हो, उस कंडीशन में थोड़ा सा हमको ज़्यादा समय मिल जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। फिर से समझिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ये हो गया, इस टॉपिक में टाइम ले लिए। हम ये बताएं कि अगर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग अगर तीनों की बात हम करें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में L और C की वैल्यू कम होती है, तो T बराबर यहाँ से T बराबर π/LC से L और C की वैल्यू कम होगी, तो T की वैल्यू कम होगी। T क्या है? अपने पहला मैक्सिमम मान रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज का पहला मैक्सिमम मान जितने टाइम में पहुंचता है वही T है। तो हम क्या देखते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बहुत जल्दी अपने मैक्सिमम मान को रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पहुंच जाता है, जबकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में थोड़े से देर में पहुंचता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज किसका अधिक है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ने की दर किसकी अधिक है, तो जो अपने मैक्सिमम मान को पहले पहुंच जा रहा है, उसकी रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज अधिक है, उसकी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ने की दर अधिक है। तो हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीन्स 1 नंबर वाला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, 1 नंबर वाला अपने मैक्सिमम मान को पहले पहुंच जा रहा है, इसलिए रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज पहले वाला ज़्यादा तेज़ है, इसके रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बढ़ने की दर अधिक तेज़ है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट को इंटरप्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए इसमें जो मेरा ऑप्शन है, अगर आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 था शॉर्ट लाइन फॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही था।
ऑप्शन नंबर ए शार्ट लाइन, ये ऑप्शन सही था। चलिए, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इससे आपको इस क्वेश्चन से आपको आर्क वोल्टेज के बारे में भी फिर से रिकॉल हो गया, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहाँ पर बनता था ये भी पता चल गया, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या था ये भी पता चल गया, रिकवरी वोल्टेज क्या है ये भी पता चल गया। टाइम तो भले लगा ज़्यादा, लेकिन आप लोग ये भी तो देखिए कि इससे आपको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो इसलिए हम ये नहीं समझते हैं कि टाइम ज़्यादा लगा। टाइम भले ज़्यादा लगा तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखा भी तो है, तो इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि टाइम हमारा ज़्यादा लगा है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन के बारे में तो आप लोग जानते हो, चलिए फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है द कैपेसिटिव सर्किट ब्रेकिंग रिजल्ट इन। क्वेश्चन है द कैपेसिटिव सर्किट ब्रेकिंग results in। पहला है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओपन सर्किट, तीसरा है वोल्टेज सर्ज, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। इसमें देखिए कहा यह गया है कि कैपेसिटिव सर्किट ब्रेकर से हमको क्या परिणाम प्राप्त होता है। कैपेसिटिव सर्किट ब्रेकिंग से हमको क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहा है शॉर्ट सर्किट हो जाता है कैपेसिटिव सर्किट को अगर हम ब्रेक करें, दूसरा कह रहा है ओपन सर्किट हो जाता है, तीसरा कह रहा है वोल्टेज सर्ज हो रहा है, चौथा नॉन ऑफ द एबव। इसमें कुछ अलग नहीं है, उसमें सिर्फ यही कहा गया है। ये मान लीजिए मेरा सप्लाई है और ये मान लीजिए मेरा सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेकर है ऐसा कुछ, और यहाँ पर एक लोड लगा है, ये लोड है कैपेसिटिव। कैसा लोड है ये कैपेसिटिव लोड है, ये कैपेसिटिव लोड है। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि अगर मैं कैपेसिटिव लोड को ब्रेक करता हूँ तो सर्किट ब्रेकर में क्या परिणाम प्राप्त होगा। सर्किट ब्रेकर में क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आप सर्किट को ब्रेक कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट की तो कोई बात ही नहीं। ओपन हो जाएगा, बिल्कुल सर्किट ब्रेकर ओपन होगा। सर्किट ब्रेकिंग के दौरान सर्किट मेरा ओपन तो होगा। और अगला है वोल्टेज सर्ज, अगला है मेरा वोल्टेज सर्ज। तो इसमें देखिए इन दोनों ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ये वाला मेरा ऑप्शन ज़्यादा सही है। ओपन सर्किट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सर्किट तो मैं ओपन कर ही रहा हूँ सर्किट ब्रेकर से। तो इससे परिणाम मेरा क्या होता, परिणाम मेरा ये होता है कि अगर जब मैं कैपेसिटिव सर्किट को ब्रेक करता हूँ तो वोल्टेज सर्ज डेवलप होता है। वोल्टेज सर्ज इन द सेंस ये है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो मेरा रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज था वो लगभग 2 Vm के बराबर डेवलप होता था। और ये किस कंडीशन में होता था, जब हम ये मान ले रहे थे कि फॉल्ट की कंडीशन में प्योरली इंडक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अभी कैसा है, कैपेसिटिव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग ये जान लीजिए जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो लगभग 5 Vm तक पहुंच जाता है। 5 Vm तक पहुंचने का मतलब ये है कि इसमें वोल्टेज सर्ज डेवलप हुआ।
तो यही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग लिख ही लिए होंगे, इसको हटा दिया जाए। इसको हटाता हूं मैं और अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक्चुअली में सीक्वेंस नहीं है बट क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट, क्वेश्चन है इन द डिफ़िकल्ट टू इंटरप्ट ए कैपेसिटिव सर्किट बिकॉज पहला ऑप्शन है द करंट हैज़ ए लीडिंग पावर फैक्टर, द करंट हैज़ ए लीडिंग पावर फैक्टर। दूसरा ऑप्शन है द स्ट्राइकिंग वोल्टेज कैन बी हाई, द स्ट्राइकिंग वोल्टेज कैन बी हाई। सी ऑप्शन है आपका कैपेसिटेंस ऑफ करंट मैग्नीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, करंट मैग्नीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, करंट मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। और डी ऑप्शन मेरा है स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर इज़ वेरी हाई, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर इज़ वेरी हाई, इसमें देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि डिफ़िकल्टीज़ ऑफ इंटरप्टिंग इस कैपेसिटिव सर्किट को ब्रेक करने में क्या परेशानियां आती हैं। द करंट हैज़ ए लीडिंग पावर फैक्टर, ये तो कोई परेशानी है ही नहीं। लीडिंग पावर फैक्टर, करंट लीडिंग पावर फैक्टर है, ये तो परेशानी का कोई जिक्र ही नहीं इसमें हो रहा। दूसरा द स्ट्राइकिंग वोल्टेज कैन बी हाई, स्ट्राइकिंग वोल्टेज बहुत अधिक हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और जो रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बहुत अधिक होता है, लगभग 5 VM के कारण 5 VM तक पहुंचता है, यही हमारी डिफ़िकल्टीज़ ही है। अगला करंट मैग्नीट्यूड इज़ वेरी स्मॉल, हो गई स्मॉल तो हमसे क्या मतलब है, इससे हमारा कोई दिक्कत तो है नहीं। स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर इज़ वेरी हाई, इससे कोई दिक्कत नहीं। हमारा दिक्कत सिर्फ इससे है कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमारा का अधिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और यही होता है कैपेसिटिव सर्किट को ब्रेक करने की सबसे मुख्य परेशानी। कैपेसिटिव सर्किट को ब्रेक करने में सबसे मुख्य परेशानी यही होता है कि रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज मेरा काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है, जिससे कैपेसिटिव सर्किट को ब्रेक करने में परेशानी आती है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा, क्वेश्चन नंबर
16। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नहीं मिल रहा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखिएगा, क्वेश्चन है थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है लेकिन आसान सा न्यूमेरिकल है। इफ़ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम, इफ़ द इंडक्टेंस and capacitance, if the inductance and capacitance of system are 1 Henry and 0.01 microfarad and the instantaneous value of interrupting current interrupting current is 10 ampere. The value across circuit breaker contacts. The value across circuit breaker, the value नहीं, the voltage across circuit breaker contacts. इसमें क्वेश्चन अच्छा हाँ, ऑप्शन भी तो लिख दिया जाए। ऑप्शन ए है 50 किलो वोल्ट, ऑप्शन बी है 100 किलो वोल्ट, ऑप्शन सी है 60 किलो वोल्ट, ऑप्शन डी है 57 किलो वोल्ट। इसमें ये कह रहा है कि मेरा एक कोई सिस्टम है जिसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया है। इंडक्टेंस मेरा दिया है 1 हेनरी और कैपेसिटेंस दिया है 0.01 माइक्रोफैरड और इंटरप्टिंग करंट मेरी क्या है 10 एम्पियर है। तो ये कह रहा है अगर मेरा कोई सिस्टम है जिसमें इंडक्टेंस 1 हेनरी का है और कैपेसिटेंस का मान 0.01 माइक्रोफैरड का है, अगर मैं सर्किट ब्रेकर से 10 एम्पियर की करंट को ब्रेक करूं तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस क्या वोल्टेज डेवलप होगा। किस चीज़ की वैल्यू दी गई है, इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है और करंट की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर। और ये पूछ रहा है अगर मैं सर्किट ब्रेकर को इंटरप्ट करूं, 10 एम्पियर की करंट पर सर्किट ब्रेकर को इंटरप्ट करूं तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा। देखो ये क्वेश्चन है करंट चॉपिंग का। करंट चॉपिंग होता नहीं था कि हम अगर लो वैल्यू की इंडक्टिव करंट को अगर लो वैल्यू की करंट अगर जो इंडक्टिव करंट है उसको ब्रेक करते थे तो सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट के क्रॉस एक प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज डेवलप होता था। वही प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज यहाँ पर पूछा जा रहा है, वही प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू पूछी जा रही थी। तो प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज का फार्मूला होता था V = I/L/C। तो V बराबर हमारा I की वैल्यू क्या है 10 एम्पियर है, L क्या है 1 हेनरी, C क्या है C है 0.01 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड में था ना, तो इसको फैरड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से हमने गुणा कर दिया। 10 आपका बाहर ही है, ऊपर 1 है, नीचे देखिए 0.01 और नीचे क्या 10⁻⁻6 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस में। ठीक है,
अब इसको आगे और साल हम लोग करते हैं। 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है, नीचे क्या देखिए 2 अंक में 0 है। अगर उस दशमलव 2 अंक में दशमलव, उस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो नीचे क्या बचा 1, 1 का कोई मतलब नहीं। 10 इंटू अंडर रूट 10 की पावर 6 8 हो गई। अब इसको अगर इसका रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 4। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10,000 वोल्ट, नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 लाख वोल्ट। और इसको अगर 1000 से हम भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा किलो वोल्ट में। 1000 से हम भाग देंगे तो 3 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 100 kV। 100 kV मीन्स मेरा 100 kV का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो आपने देखा ये मेरा ऑप्शन बी सही हो गया। ये था बेसिकली करंट चॉपिंग का क्वेश्चन था। इसमें पूछा था इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी थी और करंट भी दिया गया था 10 एम्पियर, और ये पूछा गया था कि अगर मैं सर्किट को ब्रेक करता हूँ तो मेरा वोल्टेज क्या बनेगा। बेसिकली प्रॉस्पेक्टिव वोल्टेज ये जानना चाह रहे थे। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कुछ क्वेश्चन आपके आज सॉल्व किए गए हैं और बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। तो अगर जो बच्चे नहीं रिवाइज कर पाए होंगे तो आपको जितना भी सिलेबस बता दिया गया है प्लीज़ उसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो जैसे ही आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको समझ में आएगा, और आगे भी आपकी अभी वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही सीरीज़ चलेगी। ठीक है, तो अब इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।